नमस्कार साथियों। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम का आयोजन करवाया गया है, जिसमें आपका ग्रुप डी में जो आपका जीके का पेपर हुआ था, यानी कि पेपर फर्स्ट, जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसके आंसर की के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के कौन से जिले में 2010-11 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर अंकित किया गया। तो देखिए इसमें बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना था और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना था। तो यहाँ पर देखिए गेटोर, जयपुर के राजवंश की छतरियां, गेटोर की छतरियां कहाँ पर है? जयपुर में है। तो पहला का 3 होगा। पहला का 3 देखिए आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इन दोनों में नहीं दे रखा और इसमें भी नहीं दे रखा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आहार जो म्यूजियम है उसका संबंध कहाँ से? आपका उदयपुर से है। मीरा मंदिर, तो मीरा मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उसके बाद में कर्ण महल आपका बीकानेर हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो सबसे कम है? कौन से जिलों में? तो बीकानेर और नागौर, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित है। मसाला पार्क राजस्थान में मथानिया और रामगंज मंडी में है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक के क्रम में आपको बताना है किस जिले में देखी गई है? तो दौसा और सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर होगा। लूनी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजड़ी। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार आपको बताना है कुल वन क्षेत्र में जो अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है वो कितना है? तो 6.50, यानी कि 6.5% इसका राइट आंसर होगा। मध्य माही बेसिन के बारे में आपको कथन दिए गए हैं और कौन से कथन है वो इन तीनों खतरों में सही है वो आपको बताना है। तो यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। मध्य माही बेसिन का बिल्कुल सही दे रखा है। यह क्षेत्र सोम, जाखम और ईरू नदियों के द्वारा अपवाहित है, बिल्कुल सही दे रखा है। ग्रेट बाउंड्री फोल्ड इसकी प्रमुख विशेषता है, यह आपको गलत दे रखा है। पहला और दूसरा इसमें सही है, तो पहला और दूसरा देखिए आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन और इसका उपनाम सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर चोकला सोनाड़ी यही आपको इसमें गलत दे दिया, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर सही दे रखे हैं। ये असुमेलित है इसलिए आपको असुमेलित पूछा गया था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था? तो 53.75%, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कौन सा पूजा स्थल या मंदिर के संबंध में आपको सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए भूरिया बाबा है, पांचोटा जालोर, यही आपको यहाँ पर असुमेलित दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। खड़गू जी का संबंध है वो बेंगटी से है, कल वाले पेपर में भी पूछा गया था। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया था, तो यह आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे? तो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी थे, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेला और वो मेला कहाँ पर बढ़ता है इसके बारे में आपको 4 दे रखे हैं, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें पूछा गया है। तो पाबू जी का मेला आपको कहाँ पर दे रखा है? पर्वतसर देखा है, जो कि गलत है। तेजाजी का बढ़ता है पर्वतसर में, पाबू जी का नहीं है, तो गलत आपको कौन सा? ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है वो बताना है। गंठियाल का शिलालेख मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है, बिल्कुल कक्कू के काल में इसका गठन हुआ था। ये शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कक्कू के उत्कीर्ण करवाया था, बिल्कुल दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए व दोनों सही हैं, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। गोविंदगिरी और भील आंदोलन के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, गोविंदगिरी और भील आंदोलन के संबंध में। तो देखिए अप्रैल 1915 में गोविंदगिरी ने इधर ठिकाने पुलिस गिरफ्तार किया, ये कथन आपको गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के बारे में केंद्र का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, पहले कहाँ पर विद्रोह हुआ था, उसके बाद में कहाँ पर हुआ था, उसके बाद कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नसीराबाद में शुरुआत हुई थी, तो पहले में स हो जाएगा। पहले में स इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है, इसमें है, तो स के बाद में देखिए नसीराबाद में बाद में आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें नीमच में विद्रोह हुआ था, उसके बाद में एरिनपुरा और बाद में अवा में, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर के चौहान के विषय के बारे में आपको 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। यहाँ अजय राज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की थी, बिल्कुल सही दे रखा है। अजय राज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था, उसका नाम आना सागर किया था, यह आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी केवल कथन ए है वो सत्य है, तो केवल ए सत्य है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है। कॉलम ए को बी से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए लोक नृत्य दे रखे हैं और वो लोक नृत्य कहाँ का फेमस है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए भवाई नृत्य, तो भवाई आपका उदयपुर का है, बिल्कुल पहले में दूसरा हो जाएगा। पहले में दूसरा आपको देखिए इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर देखिए गुड़ला नृत्य, तो ये आपका जोधपुर में है, तो दूसरे में पहला इसमें दे रखा है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर बम नृत्य ये आपका लोअर भरतपुर का और आपका अग्नि नृत्य कतरिया से बीकानेर का है, यानी सी में 4 हो जाएगा और डी में 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। रचनाकार और उनके ग्रंथों के बारे में आपको बताना है, सुमेलित करना है।
कौन से रचनाकार का ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है पृथ्वीराज राठौड़, तो वैदिक किशन रुक्मिणी ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज राठौड़ का है। उसके बाद में देखिए पहले का दूसरा आपको देखिए इस ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे में और चौथे में, यानी पहला दूसरा तो नहीं होगा। फिर देखिए बिट्टू सुजा, रावजेत शिरोचंद बिट्टू सुजा का है, तो यहाँ पर आपको दूसरे में तीसरा इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ से थर्ड इसका आंसर हो जाएगा सदाशिव, तो ये राजरत्नाकार हो जाएगा, और जगजीवन भट्ट ये आपका अजितोदय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय काटकातु और हिंदू धर्म रक्षार्थ की उपाधि धारण की थी? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की ये उपाधि है, हिंदू धर्म रक्षार्थ और विजय काटकातु। 1652 से 1680 इसका कालक्रम है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रचलित साफे यानी पगड़ी है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए अमर शाही पगड़ी बिल्कुल है, विजय शाही भी है, खंजर शाही भी है, शाहजहां, ये तो चारों ही हैं, तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमेर के राजा मान सिंह के बारे में आपको बताना है, इसकी प्रशासनिक जो नियुक्तियां हैं वो कालक्रमानुसार रखनी है। सबसे पहले नियुक्ति कहाँ पर हुई थी, उसके बाद में नियुक्तियां कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का इनको प्रशासक बनाया गया था, उसके बाद में काबुल का सूबेदार बनाया गया था, फिर बिहार का सूबेदार बनाया गया था, और लास्ट में इनको बंगाल का सूबेदारी मिली थी, यानी DCBA ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर राजस्थान शिवासन की स्थापना हुई थी? तो राजस्थान शिवासन की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला में जो कोटा स्कूल पेंटिंग है उसमें आपको बताना, नीचे कथन दिए गए हैं कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में, दो कथन है। कोटा के महाराज भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला, कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया था, बिल्कुल सही दे रखा है। राजा उमेद सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार के चित्रों को संरक्षण दिया था, दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं, तो ए व ब दोनों कथन सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सैन्य संरचना में किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर पा रहा था? तो इसमें जगन्नाथ कछावा, ये महाराणा प्रताप की ओर से नहीं था, ये आपका मुगलों की ओर से था, ठीक है, तो जगन्नाथ कछावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पुंजा, भामाशाह, मान सिंह झाला ये सारे प्रताप की ओर से थे। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर नारायण परमार के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष पूछा है आपको, इसलिए बलवंत सिंह मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश और सभ्यता के उत्खनन के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो RC अग्रवाल। गणेश और सभ्यता का नाम आते ही RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताना है, सेनानायक जिसकी मृत्यु रणथंभ और घेराबंदी के दौरान हो गई थी। राजपूत सेना के एक मजनिक पत्थर से हमला करने के बाद में उसकी मृत्यु हुई थी। तो नुसरत खान की मृत्यु हुई थी, बिल्कुल आप सभी को पता है, काफी बार अपन इसके बारे में टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन है वो सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पंचायत क्षेत्र में वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सह-निर्माण के लिए विशेष रूप से अध्यारोपित होती है, परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले में इस प्रकार के संदाय से छूट दे सकेगी। दोनों कथन ही आपको इसमें सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए ए और बी ये आपके दोनों सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में आपको अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है, 4 अनुच्छेद है, और कौन सा अनुच्छेद है वो राज्यपाल के बारे में गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 158 का जो संबंध है वो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो कि आपको सुमेलित दे रखा है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधि के द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कृत्यों का विस्तार करने की जो शक्ति है वो किसके पास में होती है? तो ये आपकी राजस्थान राज्य विधानसभा के पास में होती है, ठीक है, तो क्योंकि राजस्थान लोक सेवा के बारे में पूछा है इसलिए राजस्थान राज्य विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आपको दो कथन दिए गए हैं, और उनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, तो ये गलत है। कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 लागू है, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है, इसलिए आपका केवल दूसरा कथन ये सही है, तो केवल दूसरा आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की समिति व्यवस्था के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, और कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो विधानसभा समितियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्थायी समिति और तदर्भ समिति, दोनों आपको सही दे रखा है। राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं, 4 वित्तीय हैं और शेष विभिन्न अन्य समितियों से संबंधित हैं, तो ये कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर राजस्थान लोक सेवा यानी RPSC के बारे में आपको दो कथन दिए गए हैं, और RPSC के बारे में ये दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं। देखिए, इसके सदस्य को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर उसको हटाया जा सकता है, ठीक है, यानी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। राष्ट्रपति आदेश के द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसके राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन सही हैं, आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में आपको दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। मुख्य सचिव के बारे में यहाँ पर देखिए, नए सिद्धांतों या योजनाओं के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों को जहां आवश्यक हो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा प्रभावी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा, सही दे रखा है।
मुख्य सचिव स्वप्रेरणा से किसी भी विभाग में किसी भी मामले से संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मंगा सकते हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। तो दोनों कथन इसमें सही है और दोनों कथन सही आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो हीरालाल देवपुरा रहे हैं। राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आचार संहिता के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। 4 कथन आपको दिए गए हैं आचार संहिता के संबंध में। और यहाँ पर देखिए आपको पहला कथन दे रखा है, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री की वार्षिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करें। यही कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, गलती आपको पूछा गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राज्य के चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन राज्यपाल नहीं था? कौन राज्यपाल नहीं था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन राज्यपाल नहीं था ये पूछा। अब राज्यपाल तो राष्ट्रपति शासन लगा था तब एक ही था, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में ये राज्यपाल वाला ये है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन स्टार लगाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये कन्फर्म है डिलीट होगा, और या तो ये डिलीट ही होगा या फिर अगर इसका नंबर जोड़े जाएंगे तो आपको बोनस अंक इसमें मिलने वाले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन है वो डिलीट है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल ये मिस प्रिंट हो चुका है। तो ये इस क्वेश्चन को अपन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया था? तो ये वैभव सूर्यवंशी को मिला था, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी हैं। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के संयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहां से किया है? तो सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से किया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय और उनके नवनियुक्त कुलपति के बारे में आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर एक तरफ आपको विश्वविद्यालय दे रखा है और यहाँ पर कुलपति या कुलगुरु दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है 1, 2, 3 जिस क्रम में आपको दिए गए हैं उसी क्रम में ये सम्मिलित हैं, यानी कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का हो जाएगा प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का हो जाएगा त्रिभुवन शर्मा, और कोटा विश्वविद्यालय का हो जाएगा आपका भगवती प्रसाद सारस्वत। अगला प्रश्न है, 19वीं राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में किसका विमोचन या शुभारंभ नहीं किया गया? किसका शुभारंभ नहीं किया गया? तो यहाँ पर देखिए वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0 का शुभारंभ नहीं किया गया था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार से MOU हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शतरंज के खिलाड़ियों के बारे में अभी हालिया प्रदर्शन में जो हुआ था उसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने थे, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। जून 2025 में ओडिशा के खोर्धा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता है, ये कथन आपको सही दे रखा है। तो केवल कथन जो सेकंड है ये आपका सत्य है और ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मिलित करके राजस्थान ग्रामीण बैंक में सम्मिलित किया गया। राजस्थान ग्रामीण बैंक का जो प्रायोजक बैंक है ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। 2025 विश्व बीच सेम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया था? तो कुलदीप सिंह का चयन किया गया था, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना के लिए आपको 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन इनमें से सही है ये आपको बताना है। इस योजना के तहत BPL परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जो आपको गलत दे रखा है। और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। तो केवल दूसरा कथन इसमें सत्य है और ये आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन आपको दे रखे हैं और सही कथन का आपको इसमें चयन करना है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये कथन आपको सही दे रखा है। और इस परियोजना की कुल लागत है वो 647.62 करोड़ रुपए है, ये भी आपको सही दे रखा है। और इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 66 और राजस्थान की 34%, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो पहला और दूसरा सही है। अब पहला और दूसरा सही देखिए आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था? तो 3.6% इसका राइट आंसर होगा। कौन सा विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो सुलेमान या आपका कीर्तन श्रृंखला, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। ISFR 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण है? तो इसका राइट आंसर होगा 25.17%। सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्वी विस्तार जिस नाम से जाना जाता है उसे मिकाल श्रेणी के नाम से कहते हैं। किसने यह प्रतिपादित किया कि ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? तो P कोटेश्वरम ने। रणजीत सागर बांध तथा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना क्रमशः कौन सी नदियों पर स्थित है? तो ये आपकी रावी और चिनाब नदियों पर है, तो रावी और चिनाब आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है।
उसके बाद में आपको कथन और कारण दे रखा है, सही तरीके से व्याख्या करता है या नहीं करता ये आपको बताना है, और कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो विषुवतरेखीय या उष्णकटिबंधीय वातावरणों को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है, ये कथन आपको सही दे रखा है। कारण है कि ये वातावरण उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपको गलत दे रखा है। यानी कि ए तो सही है लेकिन आपका आर है वो गलत है। तो ए तो सही है किंतु आर गलत है, ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है, तो ये आपका ब्यूफोर्ट सागर है, ये नहीं है। 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर देशों का अवरोही क्रम कौन सा है, तो अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में, तो इनमें से देखिए ब्राजील है, बांग्लादेश है, जापान और जर्मनी, यानी ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। हेमावती और काबिनी ये सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी की हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। ग्वार रबी की फसल है, ग्वार है वो रबी की फसल है क्या, नहीं है ना, गलत दे रखा है। ग्वार है वो रबी की फसल नहीं है, क्योंकि ग्वार तो खरीफ की फसल है, बरसात के मौसम में बोई जाती है। भारत विश्व के ग्वार उत्पादन का 80% पैदा करता है, ये सही दे रखा है। राजस्थान देश के ग्वार उत्पादन का 62% पैदा करता है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। और देश के परिष्कृत ग्वार गम का 90% निर्यात होता है, ये आपको सही दे रखा है, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। तो दूसरा और चौथा देख लो आप, इसमें दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के दूरसंचार क्षेत्र के विषय में आपको बताना है। दूरसंचार के बारे में आपको 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है ये आपको पहचानना है। भारत 84% टेली घनत्व के साथ में दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, ये कथन आपको सही दे रखा है। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र भारत में विकसित देशों और विदेशी तकनीकी घनिष्ठ सहयोग से दूरसंचार के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ये आपको गलत दे रखा है। यानी केवल कथन जो आपका फर्स्ट है ये सही है, और ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। एमएसएमई की नवीनतम परिभाषा के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कौन सा इनमें से आपको वो बताना है। तो गलत देखिए, मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा है वो 100 करोड़ रुपए है, यही आपको इसमें गलत दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। भारत में भूमि सुधारों के अंतर्गत कौन से कदम उठाए गए हैं, 4 कदम है, कौन से कदम उठाए गए हैं ये आपको बताना है। तो मध्यस्थों की समाप्ति बिल्कुल सही है, काश्तकारी सुधार ये भी सही है, उसके बाद में भूजोतों का सीमा निर्धारण ये भी सही है, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग ये इसमें गलत दे रखा है। यानी 1 2 3 सही है, और 1 2 3 आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1950 के बाद में भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष या वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था, तो 1972, 73 और 76 स्वतंत्र में, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1921 की किस धारा में के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है, एक नया राजनीतिक दल, तो ये 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, तो ये आपका जनवरी 1995 से बना था। B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में पक्ष पोषण किया था, तो व्यक्ति का पक्ष पोषण किया था। फिर आपको देखिए 3 कथन दे रखे हैं, और इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, संविधान यानी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये कथन आपको सही दे रखा है। यानी पहला और तीसरा कथन है ये आपको इसमें सही दे रखे हैं, और पहला तीसरा कथन देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के संबंध में आपको बताना है, 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सही है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1990 में महाराष्ट्र में की गई थी, ये गलत है। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भारत में सूचना का अधिकार कानून पारित करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये कथन सही दे रखा है। यानी केवल 2 कथन है ये सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 39 क के माध्यम। तिब्बत पर भारत चीन समझौता 1954 के संबंध में आपको विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो 29 मार्च 1954 को शंघाई में हस्ताक्षरित किया गया था, गलत है। इसकी प्रस्तावना में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, जिसके कारण इसको पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और भारत की ओर से राजदूत निदाम राघवन ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। दूसरा और तीसरा इसमें सही है, तो दूसरा और तीसरा देखो आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा मध्य प्रांत का नाम क्या रखा गया था, तो मध्य प्रांत और बरार, मध्य प्रांत और बरार, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा कितने प्रांतों को द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, तो 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई है, तो वीवी गिरी के समय की गई थी। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि पर भारत के दृष्टिकोण से संबंधित आपको 3 कथन दिए गए हैं, और कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भारत परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन नहीं करता है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। भारत ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि पर वार्ता में भाग लिया था, तो ये कथन आपको गलत दे रखा है। भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान नहीं करती है, ना ही यह कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है, बिल्कुल सही दे रखा है। पहला और जो तीसरा कथन है ये आपको सही दे रखा है, पहला और तीसरा कथन।
देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको सही कथन का चयन करना है। वही आपको दो कथन दिए गए हैं। देखिए पहला कथन है अनुच्छेद 1735 का सेकंड के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया था। तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। अस्पृश्यता को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में परिभाषित किया गया, ये भी सही दे रखा है। दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में देखिए फिर से आपको दो कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन इनमें से सही है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए अब तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार निर्वाचित सदस्य रहा है, ये सही दे रखा है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार कार्यकाल 2023-24 था, ये गलत दे रखा है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इनमें। देखिए कथन जो फर्स्ट है ये केवल आपका सही है, दूसरा कथन नहीं है। तो केवल कथन फर्स्ट सही है। तीसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) से संबंधित आपको दो कथन दिए गए हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, अपन इसको स्टार लगाकर छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। अगर इसका जो राइट आंसर मुझे मिला तो मैं आपको नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पर टेलीग्राम पर बता दूंगा, वरना अपन इसको स्टार लगाकर यहाँ पर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन बताना है, गलत कथन इनमें से कौन सा है। तो प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे, गलत दे रखा है। प्रांतों में मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे, ये भी गलत है। प्रांतों में आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर मंत्रियों के सलाह से निर्देशित होते थे, ये भी गलत है। प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति के प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे, ये कथन आपको सही दे रखा है। असत्य आपको इसमें से बताना था, और असत्य देखिए यहाँ पर केवल 1 2 3 ये यहाँ पर असत्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक में छेदन यानी कि ड्रिल की आवाज़ के प्रति दुश्चिंता के साथ में प्रतिक्रिया करता है, वह एक इलेक्ट्रिक कॉफी पिसनहारा ग्राइंडर के प्रति कुछ दुश्चिंता के साथ में प्रक्रिया देता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका उद्दीपन सामान्यीकरण का उदाहरण है, ठीक है। दोनों के प्रति समान व्यवहार करता है। एक बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं तथा उस परिस्थिति में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए आचरण करता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? नैतिक व्यवहार कहा जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा इनमें से। तो ये व्यवहार के आकलन के प्रति व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता है, ये आपको इसमें सही नहीं है। एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के दाएं हाथ में चोट लग गई तो वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश कर रहा है, और ये जो दाएं हाथ से सीखा गया कौशल है ये बाएं हाथ से खेलने में सुविधापूर्ण करता है उसको, यानी हेल्प करता है। तो ये आपका द्विपार्श्विक कहलाता है, द्विपार्श्विक। किस रक्षात्मक युक्ति के सहारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है और सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद में उसे अपने अनुचित व्यवहार के को उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो ये आपका युक्तिकरण में होता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में रखा जा सकता है, सोशल मोटिव के रूप में। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है? सृजनात्मकता के बारे में गलत कौन सा है? तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारंपरिक बुद्धिलब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से पहचान लेता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। स्किनर के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसमें जब प्रयोगकर्ता वे निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बल दिया जाए तो इसे इस अनुसूची को क्या कहा जाता है? तो इसे निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची कहा जाता है, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है। क्योंकि 10वीं सही अनुक्रिया पर प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर यह कराए तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन अभिक्षमता के बारे में सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो ये भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करती है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। केटल के अनुसार वे लक्षण जिन्हें व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? सतहीशील गुण कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड। विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है? विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो विकास अनिश्चित और अपूर्वानुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है, जो आपको चौथा ऑप्शन दे रखा है ये गलत दे रखा है। मार्स और उनके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है? तो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना करना, ठीक है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं नीचे, और सही विकल्प का आपको चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है किंतु हो सकता है उसी बात को बोलकर ठीक से व्यक्त ना कर पाए, तो बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति के भीतर पाई जाने वाली भिन्नताएं अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं कहलाती हैं, ये भी आपको सही दे रखा है, यानी दोनों ही कथन आपको इसमें सही दिए गए हैं। तो ए व ब दोनों यहाँ पर सही है।
निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिप्रेरणा के बारे में इनमें से 4 कथन दिए रखे हैं, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। यही पहला कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा उपाय बाल अपराध का उपचार करने के लिए किया जाना चाहिए? बाल अपराध का उपचार करने के लिए इन चारों में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? तो विशेष सुधार स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल सही है, विशेष बाल न्यायालयों की व्यवस्था, रिमांड होम्स की व्यवस्था और मनोविश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना, बिल्कुल चारों ही आपको यहाँ पर सही दे रखे हैं। तो ए, बी, सी और डी यहाँ पर सही होंगे। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है? तो ये स्वायत्ता बनाम श्रम, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियां हैं उनसे संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। प्रक्षेपी विधि किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? तो ये आपका फ्रायड और जुंग के द्वारा। शब्द साहचर्य परीक्षण है ये फ्रायड और जुंग के द्वारा। तो पहले में आपका चौथा होगा, पहले में चौथा देखिए आपको, पहले में चौथा इसमें दे रखा है। उसके बाद में चित्र कहानी परीक्षण, तो चित्र कहानी परीक्षण है ये आपकी साइमंड हो जाएगी। उसके बाद में हस्तलेखन प्रवृत्ति तो ये मर्फी की हो जाएगी और लास्ट में वाक्य पूर्ति परीक्षण तो यह हिल्ड्रेथ और रोहिडे, यानी आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है। कौन सा कथन बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कौन सा है? तो जब शारीरिक आयु और मानसिक आयु समान होती है तो बुद्धि लब्धि 100 होती है, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जीके पेपर फर्स्ट में ग्रुप डी का जो आपको पेपर दिया गया था उसकी कंप्लीट आंसर की के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।